हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो था वो था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसकी स्टडी कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई असल में है क्या चीज़ ये, ठीक है। और इसी के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ स्टडी भी कर ली थी, ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की एंड हाउ दे बोथ आर रिएक्ट, ठीक है। लास्ट का जो हमारा टॉपिक था यही था कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इसके लिए हमने आपकी डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मैं आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल हमने लिया था और उसमें हमने एक बताया था क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला हमने करके बताया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हमने आपको बताया था उसको एक स्पेसिफिक नाम, एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है, दैट इज डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। इस नाम से आप उसको जानते हो, उसको कि कैसे आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी के सीरीज़ में हमको उनकी आज प्रॉपर्टीज़ देखनी है। हम उस वीडियो में बना सकते हैं लेकिन वो उसकी जो लेंथ थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करवा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, उनको आप ध्यान से सुन लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए कि क्या रीज़न था कि जो हमने सोडियम और क्लोराइड इन दोनों की रिएक्शन कराई थी कि एक कंपाउंड बन गया था, ठीक है। और उस जो कंपाउंड बना था वो कंपाउंड किसकी वजह से एक साथ रुके हुए थे। कहने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको पता है सोडियम हैव प्लस चार्ज एंड क्लोरीन हैव माइनस चार्ज, +1 -1, ठीक है। इन दोनों की जब रिएक्शन हुई थी तो इन्होंने NaCl यानी कि सोल्ट को फॉर्म कर लिया था, ठीक है। अब हमने ये बोला था कि ये एक इनके बीच में इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड रिलीज या फिर फॉर्म हो चुका है, या फिर हमने इस कंपाउंड को बोला था, चलिए मैं लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हमने इसको कुछ नाम दिए थे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, है ना। एक तो ये नाम दिया था हमने, एक इसको दिया था आयोनिक कंपाउंड, ओके, हमने ये नाम दिया था इसको। अब मैं इन चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि जब इन दोनों जो आपके एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड से मीन कहने का क्या है कि ऐसी कौन सा चीज़ है, ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों एलिमेंट एक साथ रुके हुए हैं, एक साथ चिपके हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं एक साथ। कौन सी ऐसी फोर्स है? उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही ये सोडियम और क्लोराइड एक साथ चिपके हुए हैं और बहुत टाइटली स्ट्रांगली चिपके हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अब आपको पता है, आपने इसका नाम सुना होगा, क्लास 8 में सुना होगा इसको नाम, और क्लास 9 में हमने डिस्कस कर लिया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा आयंस के बीच में लगता है, आयंस और चार्जेस के बीच में, ठीक है। चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, ये चार्ज या फिर आयंस के बीच में ये फॉर्म होता है, ठीक है। और आपको पता है Na+Cl- से क्या आयंस ही तो है, सही है। जैसे कि हमने इसको नाम दिया था, हमने चैप्टर 5 में आपको बताया था, इसको बोलते हैं कैटायन और इसको बोलते हैं एनायन, विच हैव नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन एंड विच हैव पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन, ओके। कैटायन मतलब ये दोनों आयंस हैं, और आयंस या चार्जेस के बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है वही तो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही आपका NaCl यानी कि साल्ट नाम का एक कंपाउंड वो फॉर्म हुआ है, सोडियम क्लोराइड नाम का कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए, और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। वैलेंट क्योंकि हमने ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था कि एटम्स आयंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आयंस कौन सा आयंस है, मतलब या फिर कितने कैटायन बने। मान लीजिए यहाँ पे +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, या फिर +4 कितने चार्ज है, ठीक है। ये चीज़ डिसाइड कर रही थी कि आपका बनने वाला कंपाउंड कैसा रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह रहेगी और कितने आयंस उसके अंदर फॉर्म होंगे। ये सारी चीज़ आपको पता चल रही थी इस सभी के थ्रू, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज, इन सभी चीज़ को बेटा ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज़ आज को हमें आज की जो क्लास है इसमें काम आएगी, ओके। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये जस्ट ऐसे मैंने टर्म दिया है पार्टिसिपेटर, मतलब कि जो कंपाउंड बनता है ना, सोडियम क्लोराइड या फिर जो भी है, ठीक है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, या कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर कुछ अलग ही चीज़ पार्टिसिपेट करती है, ठीक है।
सिंपल सा आंसर है कि जो भी आपका कंपाउंड बनता है, फॉर्म होता है, उसके अंदर आपके जो आयंस होते हैं, ओनली और ऑल आयंस ही पार्टिसिपेट करते हैं। तभी तो हमने देखा था, मान लीजिए आप मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि MgCl2 दो मैग्नीशियम क्लोराइड से मिलकर बना था, ठीक है। अच्छा, ये असल में क्या है, आप बोल सकते हो स्टार्टिंग में तो ये एटम्स है सर, ठीक है, मैग्नीशियम भी एक एटम है, क्लोरीन एंड क्लोरीन ये भी एक एटम्स है, ठीक है। लेकिन आपको पता है इस एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था, ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि हर एक जो एटम है वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहा है और उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है। वो क्या थी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं इस थ्योरी को एक नाम भी दिया गया है, दैट इज ऑक्टेट थ्योरी, OCTAT, मैं लिख देता हूं, उसको नाम भी दिया गया है ऑक्टेट थ्योरी, ठीक है। ऑक्टेट थ्योरी इसको नाम दिया गया है कि किसी भी एटम जो है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो दैट विल गेन स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये इसका टर्म जो है आपके बुक में नहीं था इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देते हैं क्या ये दिक्कत है, ओके। ऑक्टेट थ्योरी के थ्रू ही ये फॉर्म हो रहे थे। अच्छा, और जब एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था इसलिए उसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो -1, इसने मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, दैट विल इट फॉर्म +2 आयन, ठीक है, +2 चार्ज, ठीक है। अब इसको आप एटम नहीं बोल सकते, एटम और आयन में थोड़ा सा बस यही डिफरेंस है। एटम के ऊपर आपने पढ़ा होगा और हमने बताया भी था कि एटम्स के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। एटम्स के ऊपर दुनिया का कोई भी एटम लिया हो, दुनिया का कोई भी एटम, पूरे यूनिवर्स में कोई भी एक एटम उठा लो, अगर आप एटम की बात कर रहे हो तो एटम्स के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। और उसका क्या रीजन है? सिंपल सा रीजन तो है, क्या आपको पता है किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर के अंदर, उतने ही तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0। 0 कैसे? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी सेम चार्ज, ये भी सेम चार्ज, और इनके जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो भी सेम होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, इस वजह से बोला जाता है कि किसी एटम के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। ये तो बात है एटम्स की, लेकिन हमने आपको बताया था कि इस एटम ने मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। ऐसे ही मैंने मैग्नीशियम को ले लिया, मान लिया मैग्नीशियम का कोई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। लूज करने के बाद क्या बनेगा? उसने बनाया +2 आयन, ठीक है। अब इसको आप एटम नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे इसको आयन, बोलोगे ये मैग्नीशियम का आयन है या फिर ये क्लोरीन का आयन है। क्लोरीन का आयन क्यों? क्योंकि ये Cl- है, मतलब Cl-1, इसके ऊपर -1 चार्ज है और इसके ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है। ये है आपका कि आयंस और एटम्स में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, बना तो वो एटम से ही होता है, लेकिन बस वो एक टर्म दी गया है उसको, ठीक है। स्टार्टिंग में वो एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लिए तो वो एक आयन बन जाता है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और जब आपके एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलकर कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, उस नई चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोला जाता है कंपाउंड। और अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं तो वो बनेंगे आपके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, जस्ट ऐसे में रिवाइज कर मतलब थोड़ा होगा, रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इतनी बात भी ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेटर, वापस आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर और इनकी जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं ये। पार्टिसिपेटर मतलब कि जो आपके आयोनिक कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? इनमें ओनली आपके जो आयन ही होते हैं, ओनली आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब आपके आयन और आयन के मिलने से ही आपका आयोनिक कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले सकते हो आप, अगर आप एल्यूमिनियम और क्लोरीन इनकी रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। आपको पता है एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये इनसे रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा आपको पता है, +3 इसकी वैलेंसी है, इसकी -1 है, तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा। वैसे ये मेथड 9th का है, मैं बस आपको समझाने के लिए और अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे कि बोल रहे थे कि सर थोड़ा दिक्कत आ रहा है हमको, ओके। तो ये बनाएगा AlCl3, मतलब कि
एक एल्यूमिनियम का जो एटम रहेगा, सॉरी आयन रहेगा, उस आयन से आपके 3 क्लोरीन के आयन कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बिकॉज यहाँ पे 3 है, 3 के लिए ट्राई, ओके, 4 के लिए टेट्रा, वो हमको बता देंगे आपको। ओके, तो इस तरह फॉर्म हो रहा है आपका एक आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर आयंस हैं, ना कि आपके मॉलिक्यूल्स या फिर आपके एटम्स, ठीक है, इसके अंदर आयंस है। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज किसके अंदर आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ एक और चीज़ कि ये कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है पार्टिसिपेटर, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जस्ट आप अगर मान लीजिए किसी दूसरे को बता रहे हो तो एक सीधी सीधी लाइन लिख के बता सकते हैं आप उसको, या बोल के बता सकते हो कि क्या, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो आयंस के मिलने से बनते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड या एटम्स के मिलने से बनते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोसीडर है फिजिकल स्टेट इनकी किस तरह होती है। फिजिकल स्टेट बात कर लेते हैं इसको हटा के। चलिए जी, फिजिकल स्टेट मतलब क्या कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है ना। 3 हमने फिजिकल स्टेट पढ़ी थी, तो इनमें से क्या है वो। जनरली अगर आप फिजिकल स्टेट की बात करें तो जनरली और मैक्सिमम दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, कोई पूछे कि क्या रीज़न है कि सॉलिड स्टेट में ही मिल रहा है ये। सिंपल सा रीज़न है कि जो आपके आयंस होते हैं ना, आयन और आयंस, 2 आयंस के बीच में, जब आयन कंपाउंड जो है उसमें 2 आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पता है कि 2 आयंस के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, इतनी कम डिस्टेंस हो, शायद ही आप इमेजिन कर पाओ, करीब करीब 10⁻⁻10 मीटर इसके बीच में डिस्टेंस होती है। अब ये पता लगा, आप थोड़ा शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि कितनी कम डिस्टेंस है, कि आपके जो 2 आयंस हैं वो इतने पास आए हुए हैं कि 10⁻⁻10 मीटर का मतलब समझते हो आप, है ना, 0.1 मीटर, इतनी डिस्टेंस होती है। अजी ये बहुत बहुत कम डिस्टेंस है। और आपको पता है आपके जो भी आयंस होते हैं जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप इन दोनों की डिस्टेंस बढ़ा देंगे, है ना, तो आपका इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो वीक होता चल जाएगा, और जितने ये पास आते जाएंगे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाएगा। बाद में 5 मिनट, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा जी, ठीक है, आयन और आयन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से इसके जो आयंस होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। और आपको पता है ऐसी फिजिकल स्टेट जिसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पास पास हो, वो कौन सी स्टेट होती है, वो भाई आपकी सॉलिड स्टेट होती है। दैट्स वाई ये फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ओके, इसका रीज़न याद रखना है आपको, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो गई है, क्योंकि सर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी तो देखो आप, वो बहुत कम है। और जितनी कम डिस्टेंस होगी आयंस और चार्जेस के बीच में है, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल बी ऑटोमेटिकली हाई। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल स्टेट, सॉरी फिजिकल नेचर। ओके, प्रोसीड है। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर आपने सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ लिया है तो मेरे हिसाब से आप बता सकते हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का इसका क्या होगा, हाई रहेगा, नॉर्मल, मॉडरेट या लो, या फिर किस तरह रहेगा। आपको पता है फिजिकल स्टेट में ये है, फिजिकल स्टेट इनकी सॉलिड है और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता है उस फोर्स को तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइल करने से मीन आप उसको हीटअप करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको इतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी कि 2 आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो मैं बता दूं आपका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इनका आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर
हाई। ओके, अगर मैं जैसे कि आपका NaCl की बात करूँ, मैं एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं, एवरेज बता रहा हूँ कि अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो ये करीब करीब आपको 1024 के केल्विन के समथिंग आपको मिलेगा। और अगर आप इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो ये आपको करीब 1632 केल्विन के आसपास आपको मिलेगा। एवरेज में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसी टर्म्स में आपको मिलेगा। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आपकी बुक में भी है, ठीक है। अच्छा, ये सब ये बताने के लिए है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वास्तव में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और इसका भी रीज़न क्या है, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और अगेन पूछ लेते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया है, क्योंकि सर आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस इतनी ज़्यादा कम हो गई है जिसकी वजह से इनका फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो काफ़ी हाई हो गया है। ओके, प्रोसीड अहेड, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सोल्यूबिलिटी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। सोल्यूबिलिटी मतलब कि आपके जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं या नहीं होते। सोल्यूबल मतलब वो घुल जाते हैं कि नहीं घुलते। ओके, अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो आप, अच्छा, सोल्यूबिलिटी, इफ वी टॉक अबाउट सोल्यूबिलिटी इन वाटर, अगर आयोनिक कंपाउंड की जो सोल्यूबिलिटी है उनको आप वाटर में चेक करोगे तो वाटर में तो होता है ये इजीली सोल्यूबल होते हैं और वो काफ़ी इजीली हो जाते हैं, आसानी से ये घुल जाते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, लिख लेते हैं इसको, ऑर्गेनिक, चलिए अच्छे से लिख लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये इनमें सोल्यूबल नहीं होते हैं, नॉट सोल्यूबल। सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, और आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि पानी में तो सोल्यूबल है, आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोल्यूबल नहीं है। क्या होता है, ध्यान से सुनिए बेटा, कि आपका जो वाटर होता है, पानी जो होता है, पानी क्या करता है, जो आपके जो आयंस है ना, आयंस या फिर आपका इसको ले लीजिए, ठीक है, आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, उसको वीक करने का काम करता है, ठीक है। जैसे ही ये MgCl2 आपने पानी के अंदर डाला, वाटर के अंदर, जैसे ये डिसॉल्व हुआ, किसके H2O के कांटेक्ट में आया, उसके अंदर ऐड हो गया, तो क्या होगा, आपका जो वाटर है ना, वाटर इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको ब्रेक करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। उससे क्या होगा, जैसे इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या होगा, आपका मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो वाटर है ना, वाटर ने इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको इतना काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया है, और वीक होते ही फ्री टू मूव हो जाएंगे, मतलब आसानी से मूव करने लग जाएंगे, एक दूसरे से टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इनके बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोवैलेंट, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और यही रीज़न है कि ये वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं। लेकिन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मैं बोलूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन इनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन इनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, वो इनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलेंगे सर ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो काफ़ी कम होंगे। अजी ये इतने अंदाज़ा भी नहीं लगा नहीं सकते आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करने के लिए आपकी जो केमिस्ट्री है उसकी एक अलग ब्रांच बनानी पड़ी कि जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर सकें, क्योंकि नेचर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। खाली कार्बन और हाइड्रोजन इनका जो कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कि कितने अमाउंट में जुड़े हुए हैं, कहाँ जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये कनेक्टेड है किसी दूसरे कंपाउंड से, उसके लिए अलग ही केमिस्ट्री की ब्रांच बनाई गई, डेट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके अंदर आप इनकी स्टडी करते हो। इसके एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे ईथर है आपका, या फिर आपका कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एल्कोहल है आपका, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि आपका एक और मैं बता दूं, आपका ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट पेंसिल जिसकी बनी होती है ना, कि पेंसिल की जो निब होती है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। चलिए ठीक है, ये पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इनके अंदर सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, सोल्युबिलिटी की बात हो गई। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको भी आप देख लीजिए कि सर ये अगर आप इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराए है ना, तो क्या ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करा देते हैं कि नहीं करा देते, ठीक है। देखिए आपने ले लिया कोई भी आयोनिक कंपाउंड,
सबसे पहले आपको पता है इसकी स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में इसकी स्टेट ली हमने सॉलिड स्टेट। अच्छा, एक और स्टेट इसकी क्या हो सकती है, आपने क्या लिया, इसको ना मेल्ट कर लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका मोल्टन स्टेट, मतलब आपने उसको पिघला लिया है, मेल्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने एक और स्टेट इसकी ले ली, उसमें क्या किया आपने, जो आपका आयनिक कंपाउंड था ना उसको आपने वाटर के अंदर डिसोल्व कर लिया है, वाटर के अंदर, तो ये बन गया आपका आयनिक कंपाउंड, मान लीजिए NaCl या फिर जो भी है आयनिक कंपाउंड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का आपका एक्वस में आपने आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। आयनिक कंपाउंड आप कोई भी ले सकते हो, NaCl, MgCl2, AlCl3, जो भी आपका इच्छा हो। अच्छा, आपने 3 स्टेट ले लिया, अब इन तीनों की आप स्टडी कर रहे हो कि इनमें फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। बोलोगे सर हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा है। मेरे को याद है आपकी एक बार क्लास हुई थी, फिजिक्स की क्लास हुई थी और आप बता रहे थे हमने इलेक्ट्रिकल का चैप्टर कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो देखिए मैं सीधा सा बता देता हूँ, ज़्यादा फालतू बात नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी वहीं पर मूव हो सकती है जहाँ पर सबसे पहली बात तो वोल्टेज डिफरेंस हो, ये उसकी मस्ट कंडीशन है। वोल्टेज डिफरेंस उसकी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज डिफरेंस अगर ये कहीं पर भी है तो आपकी वहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगी। एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ फ्री आयंस जो होते हैं आपके, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। या तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर आपके फ्री आयंस होने चाहिए, उन्हीं के वजह से ही, उन्हीं के बदौलत ही आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फ्लो हो पाएगी, इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो फ्लो हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ क्या सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, ये बताइए मुझे, बताइए भाई कि सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं, सॉलिड स्टेट में डजंट हैव फ्री, ध्यान रखना, डजंट हैव फ्री आयंस, इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। वन थिंग। नेक्स्ट में इस पे आता हूँ, फिर हम तीनों को एक कंपेयर करके एक अच्छी चीज़ बताएंगे आपको। वो क्या, देखिए मोल्टन स्टेट, मतलब जब आपने इसको मेल्ट कर लिया है, जब आपने इसको पिघला लिया है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या। आप मुझे बताइए, आपका कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर NaCl का ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, NaCl का कोई कंपाउंड है, उसके अंदर हर एक आयन स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से बिल्कुल जुड़े हुए हैं स्ट्रॉन्गली। तो आपने क्या किया, इसको मेल्ट करने स्टार्ट किया, मतलब हीटअप करने स्टार्ट किया। जैसे आप हीटअप करोगे ना तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और इतने हो जाएंगे कि वो फ्री टू मूव हो जाएंगे, मतलब आसानी से मूव होने लग जाएंगे, इसको बोलते हैं फ्री टू मूव, ठीक है। तो जो आपने उसको मेल्ट किया, आपके आयंस के बीच में जो बॉन्ड था, ठीक है, वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ब्रेक होते ही आपके आयंस हो गए फ्री, और फ्री आयंस आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आपकी जो मोल्टन स्टेट है, इट हैव फ्री आयंस, ठीक है, फ्री आयंस आपको मिल रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, और हम कराएंगे भी अगर हमारा टाइम रहा तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनली एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है भाई, देखिए आपको पता है मोल्टन स्टेट में तो आपको हीटअप भी करना पड़ रहा था। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे आपने उसके अंदर कंपाउंड डाला, आयनिक कंपाउंड, उसके बीच के जो बॉन्ड है आयनिक कंपाउंड के बीच वो ब्रेक होने लग जाते हैं, और जैसे ही ब्रेक होते हैं वो आपके आयन फ्री हो जाते हैं। तो मतलब आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी क्या मिलते हैं, फ्री आयंस, और ये होते हैं आपके फ्री टू मूव। इसके अंदर भी जो आयन होते हैं ये होते हैं फ्री टू मूव, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आयन्स होते हैं ये फ्री टू मूव, ये फ्री टू मूव नहीं होते, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। तो इसके अंदर फ्री आने से आपको इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि कोई पूछे
कि इन तीनों स्टेट की बात करें और आपसे कोई पूछे कि आयंस किस किस के अंदर है, आयंस किस किस के अंदर है, तो आप बोलोगे सर इसके और इसके अंदर। जल्दी जल्दी में आप यही बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई पूछ रहा है कि आयंस किस किस के अंदर है, तो आप बोलोगे सर आयंस तो तीनों के अंदर हैं, क्योंकि आयंस से मिलके ही तो बने हुए हैं। अच्छा, फिर मान लीजिए कोई पूछता है आपसे कि मुझे बताइए फ्री आयंस किस किस के अंदर है, फ्री आयन, तो आप बोलोगे सर फ्री आयंस तो खाली आपको मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही मिल सकते हैं, ठीक है, फ्री आयन। और अब भी कोई पूछे कि चलिए ठीक है मुझे ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर फ्लो हो सकती है, तो आप बताओगे सर इलेक्ट्रिसिटी उसी के अंदर फ्लो हो सकती है जहाँ पर आपको फ्री आयन मिलेंगे, डेट इज फ्री टू मूव, आसानी से मूव कर सकते हैं। और वो आपको खाली सर दो स्टेट के अंदर मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है आपको मोल्टन स्टेट के अंदर और एक मिल रहा है आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इसके अंदर फ्लो हो सकती है। ये आयंस तो है, इनके पास आयंस तो होते हैं, डजंट हैव, हमने वैसे लिख दिया यहाँ पे, इनके पास आयंस तो होते हैं लेकिन वो फ्री नहीं होते और ना ही फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, इसके अंदर होती है, इसके अंदर होती है। तो डेट वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आई थिंक। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने बताई ये आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। इसके आपके जो डायग्राम है या फिर मान लीजिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दे रखा है, उसमें आपको बीकर लगा रखा है, इलेक्ट्रिसिटी लगा, वो उसको बनाने कोई नीड नहीं है, ठीक है। वो खाली आपको समझाने के लिए था, समझाना आपको यहाँ पर दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, अभी किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई डाउट वगैरह है या फिर कोई बोल रहा है कि सर मुझे बैक टॉपिक जो है उसमें कोई डाउट है, तो आराम से आप भी फ्री टू मूव हो, आराम से मुझको बता सकते हो आपके व्हाट्सअप नंबर पर या फिर किसी भी चीज़ पर। एक और चीज़ स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट पर्सनल नंबर जो मेरा है उस पर मैसेज ना करें। क्यों? सबसे पहली बात तो कि आपके, क्योंकि मान लीजिए कोई स्टूडेंट डाउट मान लीजिए पूछता है, अगर वो डाउट ग्रुप में डालेगा ना वो, तो हो सकता है कि 4-5 जो स्टूडेंट जो भी कनेक्टेड हैं, मतलब जो भी इसको देख रहे हैं, वो उनका भी वही सेम डाउट हो, तो मतलब उनका डाउट भी क्लियर हो गया और उन्होंने पूछा भी नहीं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट अगर डाउट पूछता है तो उससे उसका इफेक्ट जो होता है उसका आंसर सभी को मिलता है, ठीक है। तो मतलब बेनिफिट सभी को मिल रहा है, एक की वजह से सबको बेनिफिट, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छी है, ये ठीक है, ठीक है। ना कि आप पर्सनल मैसेज करके ऐसे फालतू चीज़ डिस्कस करें, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। फिर भी कोई स्टूडेंट को दिक्कत है तो मुझको बताया। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू।